हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फाउंडेशन एकेडमी। 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल सका। उसके पीछे रीज़न ये था बच्चों कि मैंने तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से मैं लेक्चर नहीं कर पाया। सो सॉरी फॉर दैट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है यूकार्योटिक सेल। ओके, यूकार्योटिक सेल जितने भी सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गए बच्चों, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूकार्योटिक सेल से बने होंगे। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि प्लांट, एनिमल, फंगी। ओके, सो यूकार्योटिक सेल के बारे में कुछ चीजें हमको यहाँ पे जान लेनी है आज कि यूकार्योटिक सेल को ट्रू न्यूक्लियस होता है। इट हैज ट्रू न्यूक्लियस। ओके, इट हैज अ ट्रू न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मेटेरियल पड़ा होता है। जेनेटिक मेटेरियल यानी क्या सर? डीएनए। ओके ना, डीएनए थ्रेड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कॉल्ड एज व्हाट? डीएनए। ओके ना, जो कि जिसमें पूरी का पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनिज्म की उसमें होती है, समझ में आया? स्टोर्ड होती है। सो इट हैज अ ट्रू न्यूक्लियस। सेकंड वन बच्चों कि इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिसे न्यूक्लियस होगा जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगी उसे बोलेंगे हम यूकार्योटिक सेल। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बोले तो क्या सर? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बोले तो ये बच्चों कि जिस ऑर्गेनेली को खुद की क्या है भाई? मेम्ब्रेन है, उसे बोलेंगे हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ओके, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा। सही है। So next one, cell size of eukaryotic cell generally from 5 to 100 माइक्रोमीटर। 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर के बीच में आपको यूकार्योटिक सेल का स्ट्रक्चर मिलेगा, सॉरी सेल साइज मिलेगी। और हम ये जानते हैं कि सेल की साइज हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, ना कि उसके लेंथ से। हम उससे सेल की साइज हम डिटरमाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे किससे भाई? डायमीटर से। किससे? डायमीटर से। आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया। इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हमने देखा था प्रोकार्योटिक सेल में कि प्रोकार्योटिक सेल को क्या होता है बच्चों? प्रोकार्योटिक सेल में हमने देखा था प्रोकार्योटिक सेल में थे मिसोसोम। क्या था भाई? एक ऑर्गेनेली हमने यहाँ पे पढ़ी थी, मिसोसोम, जो कि क्या करता है? प्रोकार्योटिक सेल में रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। लेकिन यूकार्योटिक सेल में मिसोसोम नहीं होता। यूकार्योटिक सेल में क्या होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेगा। और मैंने आपको उस पर क्वेश्चन भी ये बताया था, विच वन ऑफ द, जैसे कि मैंने क्वेश्चन कहा था आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट इज एन एनालॉगस ऑर्गेनेली टू द माइटोकॉन्ड्रिया। वो कौन सा था भाई? मिसोसोम। मिसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये एक दूसरे की क्या है भाई? एनालॉगस ऑर्गेनेली है। इसका मतलब क्या? उनमें कुछ तो भी सिमिलर है। क्या सिमिलर है उनमें? उनका फंक्शन सेम है भाई। उनका फंक्शन कैसा है? सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है, उनका ओरिजिन जो है वो अलग अलग है। समझ में आया आपको? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। और यूकार्योटिक सेल से बने हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, यूकार्योटिक सेल से जो बने हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअली एंड असेक्सुअली रिप्रोडक्शन, दोनों तरह के रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। They perform sexual and asexual reproduction as well। दोनों तरह का रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे। गॉट इट? ये कुछ बातें थी यूकार्योटिक सेल के बारे में, ये आपको जान लेनी थी। अब देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर। ओके, उसको बोलेंगे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अंदर क्या है? सेल के अंदर क्या है एक्चुअली? सेल कैसा काम करता है? सेल के अंदर ऑर्गेनेल कौन से है? देखते हैं यूकार्योटिक सेल के बारे में। जैसे कि मान लो ये कोई सेल है
प्लांट सेल कह दो या फिर एनिमल सेल। ओके, हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकार्योटिक सेल। अंदर सेल के अंदर क्या है भाई, सेल कैसे परफॉर्म, सेल के ऑर्गेनली क्या क्या काम करते हैं, एक्चुअली किससे बनते हैं वो हम देखेंगे आज। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन और स्ट्रक्चर ऑफ एन यूकार्योटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ यूकार्योटिक सेल। ओके, सही है। अब देखते हैं, जनरली सेल के सेंटर में जो पाया जाने वाला जो लार्जेस्ट बॉडी होती है उसे कहते हैं भाई हम न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ओके, सो यूकार्योटिक सेल को न्यूक्लियस होता है ना, जनरली सेंटर में मिलता है या फिर कहीं आजू बाजू में मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन पहचानेंगे कैसे बताता हूं। देखो यहां पर आपको जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली दिखाई दे रही है। ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनली दिखाई दे रही है वो है भाई न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। ओके, और देखो भाई सबसे पहले देखेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में कुछ चीजें। न्यूक्लियस कहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं। ठीक है, एक्चुअली बच्चों न्यूक्लियस बनता है 4 पार्ट से। कितने, 4 पार्ट से। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स एंड विच आर दे, फर्स्ट वन इज, थोड़ा अच्छे से निकल गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस बनता है 4 पार्ट से। पहली पार्ट क्या है उसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा वाला पार्ट क्या है भाई, न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म, 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 न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तीसरा वाला है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और चौथा वाला है भाई क्या है, क्रोमैटिक मटेरियल, क्रोमैटिक मटेरियल। ओके, गॉट इट ना। न्यूक्लियस बनेगा भाई 4 पार्ट से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिक मटेरियल। अब देखो भाई, जैसे कि मान लो ये है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ये जो आपको जो 2 लेयर की जो बाहर, सॉरी जो बाहर की 2 लेयर दिख रही है ना, वो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा भाई लिपिड एंड प्रोटीन से। किससे, लिपिड एंड प्रोटीन। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, बाहर का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है न्यूक्लियस का वो है भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किससे बनेगा वो, लिपिड एंड प्रोटीन से। ओके ना, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पता चल गया। डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली न्यूक्लियस, जिसका मेम्ब्रेन किससे बनता है भाई, लिपिड एंड प्रोटीन से। और बाद में देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। देखो भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर का जितना भी जो डेंस ग्राउंड मटेरियल है, सब्सटेंस है, ओके, डेंस लिक्विड सब्सटेंस जो अंदर है ना, चिपचिपा ऐसा ऑयली सब्सटेंस नहीं, हम क्या जेली लाइक सब्सटेंस बोल सकते हैं उसे। जो डेंस ग्राउंड सब्सटेंस है अंदर का, सेल के अंदर का, वो है भाई पूरा का पूरा क्या है वो, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा क्या, न्यूक्लियस। अच्छा ठीक है, आपको साइटोप्लाज्म के बारे में तो पता है ना, अंदर का जो डेंस मटेरियल, जेली लाइक सब्सटेंस जो मटेरियल रहता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर ऐसा लिक्विड सब्सटेंस रहता है, डेंस मटेरियल रहता है, डेंस ग्राउंड सब्सटेंस रहता है, जिसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसके अंदर आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस, स्फेरिकल शेप बॉडी। क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज अ न्यूक्लियस, दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस भाई, न्यूक्लियस देखो बच्चों, न्यूक्लियस इज इन अ रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या दिखाई देगा, प्रोटीन एंड आरएनए। इट इज रिच इन अ प्रोटीन
रिच इन अ प्रोटीन एंड आरएनए, सबसे ज्यादा बताए ना मैं क्यों हंस रहा हूं? ये जो गाड़ी वाले जरा हम कर सकते हैं, क्या करे भाई, चलो कंफ्यूज मत होना, डिस्टर्ब मत होना, ठीक है। न्यूक्लियस, इट इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। जो स्फेरिकल बॉडी है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में दिखाई देती है उसे बोलेंगे हम न्यूक्लियस। ये आपको ये अमाउंट में एक भी हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं भाई वो एक भी हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इतना से याद रखो। गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। बाद में इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या दिखाई देगा, प्रोटीन एंड आरएनए। सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, प्रोटीन एंड आरएनए। और मजे की बात यह है भाई, जैसे कि हमको पता है आरएनए के बारे में, आरएनए इट इज प्रोटीन फैक्ट्री, पता है ना हमको कि आरएनए प्रोटीन की फैक्ट्री। आरएनए को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। यानी क्या भाई, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का जो प्रोडक्शन होता है वो कहां पे होता है, आरएनए में होता है। लेकिन आरएनए कहां पे बनेगा, आरएनए बनेगा भाई यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस इट इज नोन एज आरएनए फैक्ट्री। अभी आरएनए का सिंथेसिस कहां पे होने वाला है भाई, न्यूक्लियस के अंदर, ये आपको याद रखना है। ओके, इट सिंथेसाइज आरएनए, ये आपको याद रखना है। आरएनए का सिंथेसिस कौन करता है भाई, न्यूक्लियोलस। कौन करेगा, न्यूक्लियोलस। समझ में आया ना भाई आपको? चलो देखते हैं आगे आगे क्या है। आपका जितना भी सारा जेनेटिक मटेरियल है क्या भाई, क्रोमैटिक मटेरियल। क्रोमैटिक मटेरियल आपको यहां पर दिखाई देगा पड़ा हुआ अंदर, थ्रेड लाइक सब्सटेंस, क्रोमैटिक मटेरियल, जिससे आगे चल के क्या बनने वाला है, क्रोमोसोम। क्या बनने वाला है भाई, क्रोमोसोम। दिख तो रहा है ना अच्छे से, ठीक है, समझ में आया। सो न्यूक्लियस बेसिकली 4 पार्ट से बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिक मटेरियल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में भी देख लिया आपने, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में देख लिया। न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली क्या है, डेंस मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, डेंस ग्राउंड सब्सटेंस। न्यूक्लियस के बारे में भी देख लिया, जिसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन एंड आरएनए, व्हिच इज रिच अमाउंट है ना, प्रोटीन एंड आरएनए। और जो आरएनए की फैक्ट्री, जिसे हम क्या कहते हैं, आरएनए की फैक्ट्री, यानी क्या भाई वहां पे आरएनए का सिंथेसिस होगा किसमें, न्यूक्लियस में। और क्रोमैटिक मटेरियल आपको अंदर अभी पड़ा दिखेगा। एक्चुअली क्रोमैटिक मटेरियल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उस ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन, उस ऑर्गेनिज्म में कौन से कैरेक्टर है ना, कैसे कैरेक्टर भाई, उसका रंग कैसा है, उसका एक्चुअली स्किन कलर कैसा है, उसके हेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सेट्रा। जितने भी इंफॉर्मेशन है भाई, उसका सेक्स कौन सा है, मेल है या फिर फीमेल है भाई, पूरे का पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस क्रोमैटिक मटेरियल में आपको स्टोर दिखाई देगा। समझ में आया? ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। तो आगे चलते हैं हम लोग अभी यहाँ से। मैं यहाँ पे न्यूक्लियस थोड़ा सा बाहर में निकाल देता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियस। सही है, इतना तो समझ में आया ना? चलो ठीक है। देखो बच्चों, इसके बारे में आपको बता दिया, न्यूक्लियस के बारे में। इस पे जो आपको छोटे छोटे न्यूक्लियस पे जो आपको छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे ना, इसे बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। ये जो छोटे छोटे गड्ढे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे, इसे बोलेंगे हम न्यूक्लियर पोर। ओके, न्यूक्लियर पोर, छोटे छोटे गड्ढे। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूक्लियस ये जो ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसका मतलब इसमें आपको 2 मेम्ब्रेन दिखाई देंगे। जो बाहर का मेम्ब्रेन है बच्चों, ये ऊपर वाला, इसे बोलेंगे हम आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर का है इसे बोलेंगे हम इनर मेम्ब्रेन। सो वैसे ये ऊपर का क्या हुआ, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर का क्या हुआ, इनर मेम्ब्रेन। सही है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में का ये जो स्पेस है ना भाई, ये स्पेस अंदर का, इसे बोलेंगे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। मेम्ब्रेन के बीच में का स्पेस है मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, सही है, उसका कोई हमको यूज नहीं, सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। न्यूक्लियर पोर हो गया। देखो भाई, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है क्या, क्रोमैटिक मटेरियल, यानी क्या, जेनेटिक मटेरियल, यानी क्या भाई, डीएनए। क्या,
डीएनए, भाई डीएनए से बनेगा क्रोमेटिन और वहां से बनेगा क्रोमोसोम, सही है। सो डीएनए आरएनए का सिंथेसिस करता है, आपको याद रखना है। कहीं तो जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तब आपको याद, जब आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि डीएनए से आरएनए बनता है और वो आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। अब साइटोप्लाज्म के देखो, डीएनए से आरएनए का प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? न्यूक्लियस में। सो न्यूक्लियस में से आरएनए बाहर आना चाहेगा ना कि डीएनए से आरएनए बनेगा न्यूक्लियस में, और वो आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। कहां से? न्यूक्लियस से। क्योंकि कहां से आएगा वो आएगा कहां से? न्यूक्लियर पोर्स। गॉट इट? सो न्यूक्लियर पोर क्या चीज है सर? न्यूक्लियर पोर एक्चुअली इट इज द वे फॉर अ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर, इन दोनों के बीच में जो मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है बच्चों, वो किससे होता है भाई? न्यूक्लियर पोर से होता है। किससे? न्यूक्लियर पोर से। गॉट इट? ओके, ये आपको वहीं पे नोट्स लिख दीजिए। न्यूक्लियर पोर इट इज द वे of transport between the nucleus and cytoplasm. Got it ना? So ऊपर का मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ओके, आउटर मेम्ब्रेन उसके बारे में मैं नहीं लिख दूंगा, आपको सिर्फ बताया, आप लिख लो, ठीक है। ऊपर का मेम्ब्रेन ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर का इंटर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियर पोर्स, जिससे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है भाई, आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस पे आपको, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस पे आपको दिखाई देंगे राइबोसोम। क्या दिखाई देंगे? राइबोसोम। ओके, राइबोसोम। देखो मैंने आपको बताया था, ये जो मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था आरएनए को, एक्चुअली मैंने कहा था आपको कि आरएनए क्या करता है भाई, इसका सिंथेसिस प्रोटीन का। सो कोई बच्चा बोले सर ये तो आपने तो पीछे बताया था कि भाई राइबोसोम करेगा ना। सो एक्चुअली राइबोसोम से ही बनता है बच्चों आरएनए, सही है। तो आप जब कभी जेनेटिक पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा उससे, ठीक है। जब आप वहां पे डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ इतना समझना कि आरएनए किससे बनता है? राइबोसोम से बनता है। और राइबोसोम क्या कहलाता है भाई? राइबोसोम क्या कहलाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम बनेगा। गॉट इट? इसे क्लियर कर देना। तो चलो ठीक है, पॉइंट पे आते हैं कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे आपको क्या दिखाई देंगे भाई? राइबोसोम। क्या दिखाई देंगे? राइबोसोम। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है राइबोसोम। राइबोसोम, सही है। अब देखो आगे, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को एक कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जुड़ा हुआ। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे आपको एक कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। उसे बोलेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको जगह जगह पे दिखाई देगा स्ट्रक्चर ऐसा। ओके, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को समझना है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे कनेक्ट होता है भाई? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को अटैच होता है। गॉट इट? ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे बोलेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन शॉर्ट ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आज हम कहते हैं उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन पुराने जमाने में, लॉन्ग एगो, अब यार वो कब का ईयर्स मुझे याद नहीं आ रहा यार, 1852 समथिंग, कुछ तो भी 1898 नहीं 1897, हाँ याद आ गया, 1897 में मुझे लगता है इसका डिस्कवरी हुआ था, इसे ऑब्जर्व किया था। किसने ऑब्जर्व किया था सर? ग्रेनियर नाम के साइंटिस्ट। हु इज द मैन? ग्रेनियर। ग्रेनियर, ओके, मे बी 1897, मुझे तो लग रहा है कंफर्म है 1897 में ग्रेनियर नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या किया था भाई? ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने उसे नाम दिया था इरगैस्ट्रोप्लाज्म। क्या? इरगैस्ट्रोप्लाज्म।
नाम दिया था, क्या नाम दिया था? इरगैस्ट्रोप्लाज्म। इरगैस्ट्रोप्लाज्म। कहीं ज्यादा ऊपर ना चला जाए और मैं आपको दिखाई नहीं देगा उससे, तो नीचे लिखा रहा हूँ इरगैस्ट्रोप्लाज्म। न्यूक्लियस को, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पुराने जमाने में क्या कहा जाता था? इरगैस्ट्रोप्लाज्म। लेकिन बाद में आए हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था पॉर्टर। क्या नाम था? पॉर्टर। वो आए मेरे ख्याल से 1953 में। इन 1953 पॉर्टर नाम के साइंटिस्ट, हैरी पॉटर नहीं, पॉर्टर नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया आपको? चलो ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसलिए कितना मैं ऐसे मिटा दे रहा हूँ। लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। ग्रैंडियर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया 1897 में, और नाम क्या दिया? इरगैस्ट्रोप्लाज्म। और बाद में पॉर्टर नाम के साइंटिस्ट है 1953 में, उन्होंने कहा, उन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमको जानना है, ठीक है। ओके चलो ठीक है। आपको ये बच्चा पूछेगा सर आपने तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता दिया, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा बता दो ना, किसने उसे ऑब्जर्व किया? उनका नाम था भाई रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ओके। आप लिख दो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, कब? 1831 में, 1831 में न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले डिस्कवर किया किसने? रॉबर्ट ब्राउन। ये इसके पीछे की हिस्ट्री थी। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, ग्रैंडियर ने ऑब्जर्व किया सबसे पहले और नाम दिया इरगैस्ट्रोप्लाज्म। ये पूछेगा नहीं, लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है भाई, छोटे छोटे कंसेप्ट से ना नॉलेज बढ़ता है आदमी का, सही है। अब देखो, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली रेटिकुलम के माने क्या सर? देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम के माने भाई नेटवर्क। क्या होता है भाई? नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या सर? एंडो का मतलब होता है भाई अंदर का, सेल के अंदर का। प्लाज्मिक यानी क्या? साइटोप्लाज्म के अंदर का, है ना। साइटोप्लाज्म के जो अंदर पड़ा हुआ है, सेल के अंदर का, यानी एंडो अंदर का। अरे सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर का, प्लाज्म के अंदर का, सही है। साइटोप्लाज्म के अंदर का जो नेटवर्क है उसे बोलेंगे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इन शॉर्ट ER, सही है। ओके, मैं अब इसे मिटा देता हूं और आगे देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। हाँ तो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो तरह का। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, सही है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आपको, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आपको राइबोसोम दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे? राइबोसोम, उसे बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट? उसे बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आपको राइबोसोम नहीं दिखाई देंगे, उसे बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? यहां तक कि क्लियर है बॉस? इज दैट क्लियर और नॉट? काफी इजी टॉपिक बताया मैंने आपको, काफी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की मैंने कोशिश की। यहाँ पे जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आपको राइबोसोम मिलेगा, राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड एज व्हाट? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड राइबोसोम इज एब्सेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड एज व्हाट? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो सबसे पहली चीज, राइबोसोम is present, okay, ribosome is present on its surface। और इधर क्या है भाई? राइबोसोम इज absent।
ओके, सॉरी, राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड एज व्हाट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम इज एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड एज व्हाट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर राइबोसोम होगा, सॉरी, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम होगा, इसका मतलब वहां पे क्या होने वाला है, राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है बच्चों, राइबोसोम का ये फंक्शन होता है कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस करे। सो इसका मतलब यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाला है लार्ज अमाउंट में, इट प्रोड्यूस, इट सिंथेसाइज प्रोटीन। ओके, ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा सर, यहाँ पे तो राइबोसोम नहीं है, तो बच्चों ये करेगा भाई लिपिड का फॉर्मेशन, लिपिड का सिंथेसिस, ये करेगा लिपिड का सिंथेसिस। लिपिड का सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दो तरह के स्ट्रक्चर में मिलेगा, एक मिलेगा सिस्टर्न और एक मिलेगा ट्यूबुल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दिखेगा और सिस्टर्न के स्ट्रक्चर में दिखेगा। ये जो मैंने आपको ऐसी फोल्डिंग निकाली है ना, फोल्डिंग, दिस फोल्डिंग, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सिस्टर्न, इसको बोलेंगे हम सिस्टर्न। इसे बोलेंगे हम सिस्टर्न। सिस्टर्न एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। आप माने दोनों में ऐसे सेम निकाले ना, तो आप मान लो कि भाई ये सिस्टर्न है और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा सिर्फ आपको ट्यूब के जैसा, ऐसा ट्यूब के जैसा, उससे बोलेंगे हम ट्यूबुल्स। सही है, तो ये आपको दोनों भी स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, सिस्टर्न या फिर ट्यूबुल्स। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बच्चों ट्यूबुल्स एंड वेसिकल के फॉर्म में दिखाई देगा। इसमें ट्यूबुल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे सकता है या फिर वेसिकल, वेसिकल यानी क्या भाई, गोलियां, गोलियां ने क्या भाई, देखो ऐसे गोल गोल है ना, गोल ऐसी सर्कुलर स्ट्रक्चर में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहेगा उसे बोलेंगे वेसिकल। क्या बोलेंगे, वेसिकल, है ना। सो इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, उसका एक मेन काम है भाई डिटॉक्सिफाई करना, डिटॉक्सिफाई करना टॉक्सिक सब्सटेंस को, टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहीं भी लिख देना या फिर मैं लिख दूं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं ना, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है वो, डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई करना यानी क्या करना, उसका जो क्या बोलेंगे हम उसे, उसके जो इफेक्ट रहते हैं ड्रग्स के, वो ज्यादातर दिखने नहीं देता, उसे डिटॉक्सिफाई कर देता है और उसे बॉडी के बाहर, जैसे कि देखो कोई जो शराबी लोग रहते हैं ना, शराब किसी ने अगर शराब पिए तो उसके बॉडी के बाहर वो शराब को डिटॉक्सिफाई करके यूरिन के माध्यम से उसे बाहर कर देता है, उसे कहते हैं डिटॉक्सिफाई करना। सही है, तो आपको पूछा जा सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कहां पर, किस ऑर्गन में ज्यादा मिलेगा, है ना, किस ऑर्गन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर ज्यादा मिलेगा आपको, है ना, लार्ज अमाउंट में कहां पर मिलेगा, जो ऑर्गन प्रोटीन का सिंथेसिस करता है या फिर हार्मोन का, प्रोटीनेशियस हार्मोन का जो ऑर्गन सिंथेसिस करते हैं, वहां पर आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा। याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, अभी मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोला मैंने आपको, मैंने ये बोला कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ज्यादा कहां पर मिलेगा, जो ऑर्गन, दोज ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस प्रोटीनेशियस हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन का जो प्रोडक्शन, जो ऑर्गन प्रोटीनेशियस हार्मोन का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में करेंगे, वहां पर आपको, उस ऑर्गन में आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा। या फिर जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस लार्ज अमाउंट में होगा, जहां पर प्रोटीन सबसे ज्यादा अमाउंट में बनाया जाता है, वहां पर इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कहां ज्यादा मिलेगा, जो स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन जो ऑर्गन स्टेरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं लार्ज अमाउंट में, वहां पर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा। स्टेरॉइड हार्मोन के माने क्या है सर, जैसे कि फीमेल में अगर देखा जाए कि भाई देखो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन,
दिस आर द स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओके ना। ये जो हार्मोन्स है ना, इसका प्रोडक्शन जो ऑर्गन्स करते हैं ना, तो वहां पर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा। गॉट इट? ओके ना, चलो ठीक है। और जो वे ऑर्गन्स लिपिड का सिंथेसिस सबसे ज्यादा करेगा, वहां पर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेगा। ओके, ये होगी किसके बारे में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ चीजें आपको जान लेनी थी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है। और एक बात आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाननी है कि यहाँ पर प्रोटीन तो बन ही रहा है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेस है ना, इसे बोलेंगे हम ल्यूमन। क्या बोलेंगे? ल्यूमन। दिस स्पेस, दिस एम्प्टी स्पेस कॉल्ड एज व्हाट? एक्चुअली दिस इज नॉट एम्प्टी, वहां पर एंजाइम भरा पड़ा है। ये एक्चुअली एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर आपको मटेरियल दिखेगा, सब्सटेंस दिखेगा, एंजाइम दिखेगा, अलग अलग तरह के, या फिर लिक्विड दिखेगा आपको, ठीक है ना। हम ये बोल सकते हैं, इसे बोलेंगे हम ल्यूमन। क्या बोलेंगे? ल्यूमन, जिसमें एंजाइम बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई क्या होने वाला है, ये क्या करते हैं एक्चुअली? ये करते हैं भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जहां पर क्या है भाई, राइबोसोम है, वो क्या करेंगे? बेसिकली प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, लेकिन उस प्रोटीन को वो मॉडिफाई करने का भी काम करते हैं। क्या करते हैं भाई? उसे मॉडिफाई करने का भी काम करते हैं। ओके, दे आर इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन प्रोसेस। जैसे कि प्रोटीन है तो उसे क्या उसे मॉडिफाई कर दिया है ना, उसे दूसरी तरह का प्रोटीन बना दिया है ना। लिपिड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करेगा, उसे जो लिपिड उसने बनाया है उसे वो मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है, फंक्शन में कुछ भी पूछ सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जहां पे एंजाइम बनते हैं, जहां पे। और एक बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज एंडोमेम्ब्रेन ट्रांसफर सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन ट्रांसफर सिस्टम यानी सेल के अंदर जो ट्रांसफर सिस्टम है वो कौन से है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट? ये सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इनर मेम्ब्रेन ट्रांसफर सिस्टम वो भी बोल सकते हैं, है ना। जितना भी मटेरियल का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या फिर वो चाहे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, उस पूरे का पूरा जो मटेरियल है ना भाई, वो पूरा का पूरा मटेरियल सेल के अंदर ट्रांसफर होगा, उसे हम एंडोमेम्ब्रेन ट्रांसफर सिस्टम भी बोलते हैं। समझ में आया आपको? ये हो चला एक्चुअली इसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब देखते हैं आगे। इसके आगे की जो ऑर्गेनेली आपको दिखाई देगी उसे बोलेंगे हम गोल्जी बॉडी। उसका स्टार्टिंग स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको। ओके, मैं ज्यादा नहीं निकालूंगा, थोड़ा सा कुछ। ओके, कुछ ऐसा। ओके, ये क्या है भाई? ये है एक्चुअली गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बोल दो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल दो, गोल्जी एपरेटस, सेम है सभी, ठीक है। एक ही आदमी के तीन नाम ऐसे ही, ठीक है। देखो अगर इसे देखा जाए गोल्जी बॉडीज को, गोल्जी बॉडीज के बारे में क्या पता है हमको कि गोल्जी बॉडीज एक्चुअली क्या करेगा? गोल्जी बॉडीज जो स्ट्रक्चर है बच्चों, गोल्जी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आगे का जो स्ट्रक्चर है उसे बोलेंगे हम गोल्जी बॉडीज। क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडीज। ओके, गोल्जी बॉडी। कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने गोल्जी बॉडीज का ऑब्जर्वेशन किया, डिस्कवरी किया, कैमिलियो गोल्जी। ओके, ठीक है। देखो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन मान लो या फिर लिपिड मान लो,
जो बना हुआ सब्सटेंस है वो आगे जाके गोल्जी बॉडीज में एंटर करेगा। उसके लिए यहां से आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको ऐसे ही वेसिकल निकलते हुए दिखेगी। क्या? वेसिकल, है ना, गोलियों के जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा गोल गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर मेम्ब्रेन से, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से आपको छूटती हुई कुछ ऐसी गोलियां दिखाई देगी जिसे बोलेंगे वेसिकल, जिसमें आपका मटेरियल भरा पड़ा दिखाई देगा। ठीक है, भरा पड़ा होगा, सुनना है आपको? ओके, प्रोटीन इसमें भरा पड़ा होगा या फिर लिपिड भरा पड़ा होगा या फिर कोई दूसरा एक सब्सटेंस भरा पड़ा होगा। वो यहां से जाएगा कहां पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाएगा कहां पे? गोल्जी बॉडीज में। कहां पे जाएगा वो? गोल्जी बॉडीज में। गॉट इट? अब गोल्जी बॉडीज क्या करने वाला है? गोल्जी बॉडीज के जिस पार्ट से, बाय विच पार्ट this material which is contained in the vesicle, okay, the material which contained in the vesicle, okay, जो एंटर करेगा किसमें? गोल्जी बॉडीज में। जिस पार्ट में, गोल्जी बॉडीज के जिस पार्ट में ये मटेरियल जहां से एंटर करने वाला है उसे बोलेंगे हम सिस फेस। क्या बोलेंगे भाई? सिस फेस, CIS या फिर सॉरी ये फिर सिस फेस। सो गोल्जी बॉडीज को दो तरह के फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। ओके, सिस फेस क्या है? हम उसे बोलेंगे, जैसे कि मान लो किसी घर को या फिर किसी मॉल को दो तरह के दरवाजे होते हैं ना, एंटर एंड एग्जिट। जहां से ये मटेरियल एंटर करेगा उसे बोलेंगे हम, जो एंटर डोर है, जो अंदर आने का जो दरवाजा है उसे बोलेंगे हम सिस फेस, और बाहर जाने का जो है उसे बोलेंगे हम ट्रांस फेस। गॉट इट? समझ में आया? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर ये सिस फेस का जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो एक्चुअली दिखाई देगा कॉन्वेक्स की तरह। किसकी तरह? कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स। लेंस हम दो तरह के पढ़ते हैं भाई फिजिक्स में, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये आपको कॉन्वेक्स की तरह दिखाई देगा, कॉन्वेक्स। अगर इसे देखा जाए, ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको ऐसा, इसे बोलेंगे हम कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉनकेव। और ये दिखाई देगा कॉनकेव की तरह। ओके, ये हो गया किसके बारे में? गोल्जी बॉडीज के फेस के बारे में। अब गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है बच्चों? गोल्जी बॉडीज का फंक्शन ये है, गोल्जी बॉडी का फंक्शन ये है भाई, सॉर्टिंग करना, सॉर्ट करना मटेरियल को, मॉडिफाई करना एंड पैकेजिंग करना। क्या करना? पैकेजिंग। जो सब्सटेंस, जो मटेरियल वेसिकल के फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छूटता हुआ अंदर है पे आ पड़ा गोल्जी बॉडीज में, उसे वो सॉर्ट करता है। सॉर्ट करता है इसके माने क्या सर? सॉर्ट करता है मतलब बच्चों ये कि वो अगर सब्सटेंस यूजफुल है तो उसे वो क्या करेगा? ले लेगा, अपने पास रख देगा। अगर वो वेस्ट मटेरियल है तो उसे छोड़ देगा, कोई काम नहीं भाई तेरा, चल निकल दो यहां से। ओके, मॉडिफाई करेंगे यानी क्या? जैसे कि प्रोटीन वहां से आ पड़ा, देखो दोनों भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज गोल्जी बॉडीज, इन दोनों का भी काम क्या होता है भाई? मॉडिफिकेशन करना। प्रोटीन आ पड़ा है तो प्रोटीन से क्या दूसरा कोई प्रोटीन बना दिया, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। लिपिड आया तो उससे हमने ग्लाइकोलिपिड बना दिया। अब मेरे मुंह में ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड ये वर्ड कहां से आ रहे हैं कि मुझे पता है कि आगे जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड दिखाई देगा, है ना। प्रोटीन से दूसरा कोई प्रोटीन बना दिया उसे बोलते हैं हम मॉडिफिकेशन। लिपिड से दूसरा कोई मटेरियल बना दिया उसे, सॉरी दूसरा कौन सा लिपिड बना दिया उसे बोलेंगे हम मॉडिफिकेशन। गॉट इट? ओके, अब आगे पैकेज करना, उसे अच्छी तरह से उसे पैकेज करता है। अब पैकेज किस लिए आप करते हैं? किसी चीज को, जैसे कि आप जनरली आप जानते हो कोई चीज हमें किसी को देना है ना, एज ए गिफ्ट किसी को हम देना है तो हम क्या करेंगे? उसे अच्छी तरह से उसे हम उसे पैक करेंगे ना। तो उसी तरह से भाई यहाँ पर गोल्जी बॉडीज एक्चुअली, देखो मैंने आपको अभी बताया कि हम पैकेजिंग किसी चीज की कब करते हैं? जब हम किसी को वो दे रहे होते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, गोल्जी बॉडीज जो पैकेज कर रहा है सब्सटेंस को, उस सब्सटेंस को वो सेल के बाहर भेजने वाला है, किसी को देने वाला है। गॉट इट? इसलिए वहां पे पैकेजिंग होती है, समझ में आया आपको? और दूसरी एक बात,
गोल्जी बॉडीज फॉर्मेशन करेगा किसका? लाइसोसोम का। किसका भाई? लाइसोसोम का। इट सिंथेसाइज और इट फॉर्म व्हाट? लाइसोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन करने के प्रोसेस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व होता है, और तो और गोल्जी बॉडीज भी इन्वॉल्व होती है। समझ में आया? गोल्जी बॉडीज के बारे में क्या पता है भाई हमको? गोल्जी बॉडीज इट इन्वॉल्व्स इन व्हाट? लाइसोसोम फॉर्मेशन। लाइसोसोम क्या है सर? लाइसोसोम एक प्रकार की ऑर्गेनली होती है जो सेल में पाई जाती है, और जिससे बनाएगा कौन? गोल्जी बॉडीज बनाएगा। इट इन्वॉल्व्स इन लाइसोसोम फॉर्मेशन। देखते हैं सब कुछ। ओके, फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडीज का डिस्कवरी किसने किया? कैमिलियो गोल्जी ने। मैंने आपको बता दिया था, कैमिलियो गोल्जी। ओके, यह हुआ गोल्जी बॉडीज के बारे में। ठीक है, अब देखो आगे क्या होने वाला है। अब देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। अब लाइसोसोम यहां से बनता हुआ लिखेंगे आपको। देखो, इस ट्रांसफेज से आपको कुछ गोलियां ऐसी छूटती हुई दिखेंगी, यहां से बाहर प्रक्रिया से, है ना, यहां से बाहर निकलेगी। ये कुछ इस तरह, जिसमें आपको एक मटेरियल दिखाई देगा अंदर पड़ा हुआ, उसे बोलेंगे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलेंगे भाई? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दिस मटेरियल कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, देखो ये जो मटेरियल होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये होता है विच इज इन एसिडिक इन नेचर, विच इज एसिडिक इन नेचर। ओके, एक्चुअली क्या होता है भाई? एक तरह का एसिड होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गोल गोल जो आपको स्फेरिकल बॉडी शेप जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे भाई? ये एक्चुअली स्फेरिकल बॉडी शेप स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? एक्चुअली वेसिकल। अब जिस वेसिकल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पड़ा होगा, तो वो उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे? लाइसोसोम। क्या कहेंगे भाई? लाइसोसोम। लाइसोसोम समझ में आया आपको? Lysosome, this is the organelle which look like a spherical shaped structure and which contain hydrolytic enzyme. Okay, vesicle which contain hydrolytic enzyme called as what? Lysosome. जिसे lysosome को होता है भाई single membrane. It has single membrane. क्या नाम है आपका? क्रिस्टिन दी दुए। उसे देख लेना आप। लाइसोसोम का ऑब्जर्वेशन किसने किया, डिस्कवरी किसने किया, देख लेना। ठीक है, मैं कभी कंफ्यूज हो, ठीक है, अभी देखते बाद, ठीक है, याद आया तो बोल दूंगा आपको। लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम के बारे में क्या पता है आपको? लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग, एज वेल एज इट ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव बैग। ओके, सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग। ओके, लाइसोसोम तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इट हैज सिंगल मेम्ब्रेन। क्या होता है भाई? सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है एक्चुअली लिपिड से बनती है, याद रखना। अब ये क्या करेगा? लाइसोसोम का काम ये है भाई कि फॉरेन डिसीज से, अगर कोई मान लो कोई बैक्टीरिया सेल पे अटैक कर रहा है आगे, है ना, सो उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेता है। समझ में आया आपको? बैक्टीरिया क्या करेगा? वो डाइजेस्ट कर लेगा। अब ये कैसे होगा? जब यहां पर कोई अंदर, जैसे कि मान लो हमने जान लिया कि अंदर कोई बैक्टीरिया पे आ चुका है, बैक्टीरिया। ओके, ये लाइसोसोम क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेगा और उसके
अंदर लेने के बाद इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को उसके बॉडी में इंजेक्ट कर लेगा, उसके आंत पे डाल देगा उसे, ठीक है, उसकी बॉडी पे डाल देगा इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को, जो कि एसिडिक इन नेचर में होता है। अब इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से क्या होने वाला है, वो बैक्टीरिया पे मरने वाला है। सो इस वजह से उसे बोलते हैं हम सुसाइडल डाइट, है ना, जहां पे जाके क्या हम मौत को दावत देते हैं, है ना, उसे बोलेंगे सुसाइडल डाइट। अब डाइजेस्टिव क्या है, अगर जैसे मान लो सेल का कोई ऑर्गन या फिर सेल की कोई ऑर्गनली रप्चर हो गई है, किसी काम की नहीं रही है अभी, तो उसे डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। इट हैज अ सिंगल मेम्ब्रेन, इट आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग एंड डाइजेस्टिव बैग। ओके, एनी फॉरेन डिसीज अटैक ऑन द सेल व्हेन दिस लाइसोसोम डाइजेस्ट दिस फॉरेन डिसीजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई बैक्टीरिया आ चुका है, हमने देख लिया, और कोई बात, इफ एनी अदर ऑर्गनली ऑफ एन सेल विच इज रप्चर्ड, अगर वो कोई खराब हो चुकी है सेल की ऑर्गनली, तो उसे डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा भाई, लाइसोसोम करेगा। और तो और अगर जब सेल बूढ़ा हो जाता है, यानी सेल का कोई फंक्शन नहीं होता, एक्चुअली जब सेल कोई फंक्शन नहीं कर पाता, जब सेल when a cell become old, okay, जब when a cell become old, तब लाइसोसोम क्या करता है भाई, पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। ये होता है भाई, अपने सेल को ही पूरे सेल को खा लेता है। ओके, ये कैसे होगा, जितने भी सारे लाइसोसोम सेल के अंदर है, वो पूरे के पूरे लाइसोसोम खुद से ही रप्चर्ड हो जाएंगे, और इनमें का जितना भी सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है पूरे के पूरे सेल में क्या बोलेंगे मुझे, पसर जाएगा, है ना, पसर जाएगा। ओके, ठीक है, मराठी वर्ड तो नहीं है, कभी कभी आ जाता है, पूरे को फैल जाएगा, हमसे फैल जाएगा हिंदी में, है ना। सो जितना भी लाइसोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो पूरा का पूरा फैल जाएगा रप्चर होने की वजह से, और इस तरह से सेल का डेथ हो जाएगा। एक्चुअली उसे बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, या फिर उसे बोलते हैं भाई लिपोप्टोसिस। ओके, लिपोप्टोसिस क्या चीज है, देखो लिपोप्टोसिस है, लिपोप्टोसिस है, देख लेना। लिपोप्टोसिस या फिर इसे बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जहां पर सेल खुद से ही बोलता है कि मुझे मार दो अभी, ठीक है। यह है लाइसोसोम के बारे में। हमने न्यूक्लियस देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, गोल्गी बॉडी देखा, लाइसोसोम देखा। आपको कहीं पर ऐसे दिखाई देगी है ऑर्गेनली, अब भाई राइबोसोम तो रहेगा ना, हाँ, यूकेरियोटिक सेल का जो राइबोसोम अलग होता है भाई, ये आपको याद रखना है, ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल तो नहीं है। यूकेरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है बच्चों अलग होता है, ये आपको याद रखना है मेरे बच्चों, ठीक है। देखो ये है राइबोसोम, कहां पे निकालो, यहां पे निकालो तुम, ठीक है। बहुत ऐसे बहुत होते हैं, ठीक है, एक नहीं होता, ऐसे बहुत सारे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपको राइबोसोम दिखाई देगा वो था भाई 70s राइबोसोम, जिसका सब यूनिट क्या था 50s एंड 30s। ओके, यहां पे जो आपको राइबोसोम दिखाई देगा वो होगा 80s राइबोसोम। क्या होगा भाई, 80s राइबोसोम, 80s, यस फॉर स्ट्रेटफॉर यूनिट, जिससे क्या करते हैं भाई हम, जैसे कि देखो ना, किसी अगर मास को हमें मेजर करना है तो हम किस यूनिट में उसे मेजर करेंगे, केजी में मास को, है ना, लेंथ को मीटर में, सही है ना। तो वैसे ही यहाँ पर राइबोसोम को एक यूनिट में मेजर किया जाता है, उसे बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, स्वेडबर्ग यूनिट जो राइबो, वो किस लिए हम इससे क्या करते हैं, इससे एक्चुअली सेल जो राइबोसोम है ना उसका क्या बोलेंगे उसे, डेंसिटी और वॉल्यूम जो होता है ना उसका, उसे मेजर करते हैं, ठीक है। 80s राइबोसोम आपको यूकेरियोटिक सेल में मिलेगा, जिसका सब यूनिट होगा बच्चों 60s एंड 40s। 60 प्लस 40 100 मत कर देना, सिर्फ याद रखना कि 60s एंड 40s यानी 80s राइबोसोम आपको कहां पे मिलेगा, यूकेरियोटिक सेल में। यूकेरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम मिलता है, जिसका सब यूनिट होता है 60s एंड 40s। ये है हमारा राइबोसोम, जिसका क्या काम है मेरे बच्चों, जिसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। ओके, अब देखते हैं आगे, ये हो गया किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में।
और कोई क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। देखो भाई मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दो मेम्ब्रेन होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब मजे की बात यह है, और क्या बोलेंगे हम उसे, जहां पे हमारा दिमाग फिरने वाला है, तो एक बात आपको याद जैसे कि मालूम नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं तो मालूम कैसा होगा, क्या पता फिर आपको पता ही भी होगा, ठीक है। देखो ये और एक मेम्ब्रेन, अंदर का जो फोल्डिंग वाला जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं भाई, क्रिस्टे। व्हाट इज कॉल्ड, क्रिस्टे। और ये जो है ना मेम्ब्रेन स्पेस बीच में है ना, ये जो स्पेस है वो मेम्ब्रेन स्पेस। देखो ये जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, एक्चुअली जो ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, जो सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पे मिलेगी भाई, वो मिलेंगे आपको यूकेरियोटिक सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है मेरे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले देखते हैं। ऑब्जर्वेशन इसका सबसे पहले किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया आपने एक नाम सुना है क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस, जहां से एनर्जी मिलती है सेल को, वो कौन है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाई, बिकॉज इट प्रोवाइड द पावर, इट प्रोवाइड द एनर्जी टू द सेल। सेल को पावर और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा मेरे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। और जिस प्रोसेस के ड्यूरिंग, जिस प्रोसेस में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसे बोलेंगे हम रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वो कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किया, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किया, ऑब्जर्व किया मेरे ख्याल से कोलिकर ने। सबसे पहले ऑब्जर्व किया किसने, कोलिकर नाम के साइंटिस्ट। और बाद में इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया, वो रखा किसने, कार्ल बेंडा। कौन भाई, कार्ल बेंडा, नाम रखो यार, कार्ल बेंडा, सही है। चलो ठीक है, हो चुका है। चलो देखो, कार्ल बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो स्ट्रक्चर से बोलेंगे हम क्रिस्टे, इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसे खुद का डीएनए है। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, उसमें डीएनए बताया क्या मैंने आपको, नहीं बताया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए आपको दिखाई देगा। दिस इज सिंगल सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनेल व्हिच हैज इट्स ओन डीएनए, जिसे खुद का डीएनए होता है। यानी कि क्या सर, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया को अलग भी निकाल दूं तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद से जी लेगा, जी पाएगा। ओके, आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, क्या कहा था, मेम्ब्रेन, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम अलग है, लाइसोसोम का अलग है, गोल्गी बॉडीज का अलग है, ठीक है। इसीलिए उसे कहते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको सिंगल सर्कुलर डीएनए दिखाई देगा, और तो और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम आपको दिखाई देंगे, जो राइबोसोम आपको दिखाई देंगे, मैंने आपको पहले बताया कि यूकेरियोटिक सेल में आपको राइबोसोम कौन सा मिलेगा मेरे बच्चों, ATS राइबोसोम, सही है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम आपको दिखाई देगा वो होता है मेरे बच्चों 70S राइबोसोम। क्या 70S राइबोसोम, सर ये क्या चीज है, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इतना याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो राइबोसोम है वो कैसा है भाई, 70S राइबोसोम, जिसका सर्किट दिखाएगा 50S एंड 30S। ये आपको तो पता है ना। मैं आपसे एक कहानी बताता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक प्रोकैरियोटिक सेल है। मुझे कैसे पता चला, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है। ये मैंने कैसे कहा,
कि तो मैंने मुझे ये पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम आपको दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा, 70S। तो भी इसके अंदर भी जो राइबोसोम वो कौन सा है, 70S। सो मैं ये कह सकता हूं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन एक थ्योरी जब हम आगे पढ़ेंगे उसे बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। वो थ्योरी ये बताती है कि सेल ने अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल को खुद के अंदर समा लिया, यानी खा लिया, उसे अंदर ले लिया, और ये जो ऑर्गेनेल सेल के अंदर गए हुए हैं एंडोसिम्बायोटिक, एक एक्चुअली ऐसी स्टोरी है जिसे मैं इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, है ना। सिर्फ इतना याद रखो कि इन्हें एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बताती है बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे कोई ऑर्गेनेल है ना, उन सभी ऑर्गेनेल को सेल ने खुद के अंदर ले लिया और उन्हें कहा, और उन्हें अलग अलग तरह के फंक्शन दे दिए, यानी अंदर ले लिया मतलब वो मर गए नहीं, वो लिविंग है। समझ में आपको, इसलिए इतना याद रखना। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, कोई कंसेप्ट हम आगे देखेंगे। चलो ठीक है, उसे छोड़ दो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, छोड़ दो उसे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होता है, इट हैज इट्स ओन राइबोसोम, इट हैज सिंगल सर्कुलर डीएनए, ओन डीएनए, ओके। इट हैज सिंगल सर्कुलर डीएनए, इट हैज राइबोसोम, इट हैज राइबोसोम, इससे खुद के राइबोसोम भी होते हैं, लेकिन कौन से वाले, 70S राइबोसोम, जिसका सबयूनिट क्या आएगा, 50S एंड 30S। दूसरा काम क्या है भाई, इट परफॉर्म रेस्पिरेशन, ये क्या करेगा मेरे बच्चों, रेस्पिरेशन करेगा, ओके। सिर्फ इतना है, तो हो गया इतना। और कोई क्या है, और दूसरे की वैक्यूल्स, है ना, वैक्यूल्स, पेरिजोम्स और कोई प्लास्टिड्स, ये जो रिमेनिंग ऑर्गेनेल है हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये था हमारा एक टॉपिक से, और आई होप ये आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा एक्चुअली सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, सेल के बाहर सब्सटेंस कैसे जाते हैं, सेल के अंदर कैसे आते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जो कुछ भी ऑर्गेनिक रहे हुई है ना, उसके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है बच्चों। जो लाइसोसोम है बच्चों, लाइसोसोम एक्चुअली यूकारियोटिक सेल है क्या, कौन सा सेल, जैसे कि भाई मैंने मान लिया ये एनिमल सेल है, तो एनिमल के अंदर लाइसोसोम दिखाई देगा, प्लांट पे लाइसोसोम नहीं दिखाई देगा। प्लांट के अंदर आपको दिखाई देंगे स्पाइरोसोम, ठीक है ना, स्पाइरोसोम, ये याद रखना। क्या वर्ड बताया मैंने आपको, स्पाइरोसोम। लाइसोसोम कहां पे होते हैं, एनिमल सेल में, है ना, और प्लांट सेल में क्या होते हैं, स्पाइरोसोम, है ना। हम देखते हैं बेसिकली यूकारियोटिक सेल के बारे में, आप दोनों भी यूकारियोटिक सेल से बने हैं ना, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, कोई ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, ऐसा सीधा साधा कंसेप्ट है और इजी भी है एक्चुअली, ठीक है। सो फिर आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स है। तब तक के लिए साथ में बने रहेगा चैनल के साथ, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।